हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है दो तरीके से होता है, नर्वस एज वेल एज केमिकल। तो हम दोनों करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो बच्चों मेन जो इसमें आपको दो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स। ठीक है, यू नो ब्रेन जो है आपका तीन में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में यू हैव थ्री पार्ट्स, दैट इज सेरिबैलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स। तो जो मेन है इसमें वो है बेटा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, कौन है? मेन मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लोंगाटा की बेटा दो पार्ट है। एक जैसे आपका ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हुआ तो इसका ये वाला पार्ट आप वेंट्रल बोलोगे और ये वाला पार्ट आप डॉर्सल बोलोगे। समझो ये हुआ आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो इस पार्ट को आप बोलोगे वेंट्रल और इसको आप बोलेंगे डॉर्सल। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल पार्ट की, और फिर अपन बात करेंगे वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल एंड देन वेंट्रल रीजन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अब जो आपका डॉर्सल रीजन है वो इन्वॉल्व है बेटा किसमें? इंस्पिरेशन में। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी एरिया, इसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी एरिया। एंड जो वेंट्रल है उसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी एरिया, उसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी एरिया। ठीक है, इंस्पायरेटरी एरिया एंड एक्सपायरेटरी एरिया, क्लियर हुआ? अब बच्चों जो इंस्पायरेटरी एरिया है आपका, जो आपका इंस्पायरेटरी एरिया है, जो आपका डॉर्सल वाला भाग है ना, मिडिल में डॉर्सल वाला भाग इंस्पायरेटरी एरिया है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मेंशन है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोला जाता है इसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब बेटा ये जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये काम कब करता है? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कब काम कर रहा है बेटा? ये आपका ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सेंटर आपका कब काम कर रहा है? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा? मैंने कहा इंस्पायरेटरी एरिया है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है? इंस्पायरेशन के टाइम में, क्योंकि पैसिव तो देखो होगा नहीं ना इन्वॉल्व इस चीज में, क्योंकि पैसिव में रिकॉलिंग बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। तो एक्टिव जो होता है इसमें एटीपी का नीड है, उस टाइम क्या होता है आपका जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, चाहे आपके डायफ्राम के मसल्स हो या आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो, है ना, दोनों क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में क्या हो रहा है बच्चों? आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस आपका डायाफ्राम का मसल, आपका डायाफ्राम का मसल, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो जो आपका ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का डॉर्सल एरिया है क्या करता है? कंट्रोल, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये काम करता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आपका क्या हो रहा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका डायफ्राम का मसल्स जो है बेटा कंट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया?
देन आते हैं बेटा हम वेंट्रल में। वेंट्रल में मैंने बोला, वेंट्रल को मैंने बोला एक्सपायरेटरी एरिया। जो वेंट्रल पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा का, है ना, वेंट्रल रीजन, उसे मैंने क्या बोल दिया, एक्सपायरेटरी एरिया। उसे मैंने बोला एक्सपायरेटरी एरिया। तो वो क्या कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल कर रहा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कंट्रोल करता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है उस टाइम में क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लस आपका एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, एब्डोमिनल मसल्स, है ना, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, समझ में आया। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या है, बेसिकली हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज योर इंस्पायरेटरी एरिया। कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स। मतलब इंस्पायरेशन में, मतलब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये रीजन काम कर रहा होता है। अभी नॉर्मल कंडीशन में बैठी हूँ, राइट, नॉर्मली इंस्पायर कर रही हूँ, जो ये सब काम हो रहा है कि मेरे जो रिब्स है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हो रहे हैं, डायफ्राम बिकम फ्लैट, है ना, ये सब जो है मेरा जो डोर्सल पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा का वो कंट्रोल कर रहा है। अब समझो अचानक से मैं अनुलोम विलोम करना शुरू करूँ, ऐसे सांसें निकालूं, है ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, उस टाइम में जो मेरा वेंट्रल रीजन ऑफ मिडिल ऑब्लोंगाटा है वो एक्टिवेट होगा। वो क्या कराएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रैक्ट कराएगा, एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मेडुला ऑब्लोंगाटा का बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पोन्स। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया है, इट इज द न्यूमोटेक्सिक सेंटर, है ना। पोन्स को न्यूमोटेक्सिक सेंटर या न्यूमोटेक्सिक एरिया कहा जाता है। क्यों, मतलब इट इज एक्चुअली स्विच ऑफ सेंटर, स्विच ऑफ सेंटर, मैं ऐसा बोलती हूँ इसको, स्विच ऑफ सेंटर। क्यों, क्योंकि ये क्या कराता है, स्टॉप कराता है इंस्पायरेशन। ये क्या कराता है बेटा, इंस्पायरेशन स्टॉप कराता है। मतलब जब पोन्स काम कर रहा है ना, तो आप लाइक इट इज द हाइपर एक्टिविटी, है ना, रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो क्या करता है, ये रेट ऑफ ब्रीदिंग ये इंक्रीज करा देता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग ये इंक्रीज करा देता है। और ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन ये क्या करा देता है, कम करवा देता है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन ये कम करवा देता है। कहने का मतलब क्या है, समझो, पोन्स को हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर, पोन्स को हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। अगर आया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज पोन्स। अब पोन्स में होता क्या है, अगर क्या बोलते हैं, अगर मैंने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लिया, है ना, ऐसा कुछ भी ऐसा हम कर लेते हैं, तो क्या होता है, आप एक्सपायरेशन ज्यादा कर रहे हो, है ना, एयर जो है वो बाहर ज्यादा निकल रही है, और आपका इंस्पायरेशन जो है वो कम होता है ना, इनहेलेशन जो है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत एटीपी यूटिलाइज कर चुके हो, तो वहां पे इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो वो नहीं हो पा रहा वहां पे, है ना। क्या हो रहा है, खाली एयर जो है वो आपकी बाहर निकल रही होती है ना, एक्सपायरेशन जो है वो बढ़ जाता है, तो इंस्पायरेशन कम हुआ, रेट ऑफ इंस्पायरेशन डिक्रीजेस। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स, ये कंट्रोल करता है आपका पोन्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो ये तो हो गया बेटा आपका नर्वस रेगुलेशन की ब्रेन ने कैसे कंट्रोल किया। अब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कैसे केमिकल की वजह से ब्रीदिंग अफेक्ट होता है। तो बेसिकली ये इसका जो बेसिस है, इट इज बेस्ड ऑन chemoreceptor, it is based on chemoreceptors। किसके chemoreceptors for H plus ion and for CO2। we know very well that जब CO2 बढ़ेगा, H plus ion बढ़ेगा, there will be dissociation of
हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होंगे बेटा, अलग होंगे, हमें पता है ये केस, राइट। और आपका वो लोग अलग होंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप CO2 विल बाइंड विद हेमोग्लोबिन, ऐसा होगा। तो ये चीज हमें अगर अवॉइड करनी है, कभी ऐसे कंडीशन आता है ना, कितनी बार से अगर आप बहुत ट्रैफिक में रहते हो तो आपको सफोकेशन फील होता है, राइट। तो उस टाइम पे कीमो रिसेप्टर्स काम करते हैं जब CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या है बेटा, आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, और आपके पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है, और आपके पास पेरिफेरल chemo receptor. Okay, you have central chemoreceptor and you have peripheral chemoreceptor. Now how they work, what's the difference between their working? Let's see. जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है बच्चों, वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड जो आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो आपका प्रेजेंट है बेटा कहाँ, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कौन सी आर्टरी बच्चों, कैरोटिड आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आपकी कैरोटिड आर्टरी में है, एंड दूसरा बेटा ऑर्टा में है ना, दूसरा बेटा ऑर्टा में है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तो अगर H+ और CO2 बढ़ा, if H+ and CO2 increases, है ना, if H+ and CO2 increases, तो बेसिकली क्या होगा आपका, क्योंकि ये आपका जो ये जो फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होता है ब्रेन में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बेसिकली क्या होगा, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये लोग इंक्रीज हो जाएंगे, कौन, H+ एंड CO2। सेम विद द केस अगर आपका ये कैरोटिड आर्टरी और ऑर्टा में H+ और CO2 बढ़ा तो क्या होगा, दे विल इंक्रीज इन ब्लड, ये H+ और ये ब्लड में बढ़ जाएंगे। दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में बच्चों क्या होगा, दोनों ही केस में सिग्नल जाएगा किसको, दोनों ही केस में सिग्नल जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को। दोनों ही केस में बेटा सिग्नल जाएगा किसको, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को। समझ में आया, दोनों ही केस में बेसिकली सिग्नल जाएगा किसको, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को। क्यों, ताकि 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 रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाई जा सके, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज की जा सके। दोनों ही केस में सिग्नल जाएगा किसको, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को, ताकि रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा सके। रेट ऑफ ब्रीदिंग हम बढ़ाएंगे तो O2 अंदर जाएगा, एंड जो फिनोमिनन है O2 क्या करेगा, O2 अंदर जाएगा, एंड O2 फिर क्या करेगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन को तोड़ेगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो NaCO3 बना हुआ है प्लाज्मा में वो टूटेगा, फिर जो H हेमोग्लोबिन एक एसिड बना हुआ है वो टूटेगा, है ना। सो बेसिकली मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को सिग्नल जाएगा, कीमो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे, व्हेन कीमो रिसेप्टर्स विल एक्टिवेट, कीमो रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड, आपको समझ में आया, कीमो रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड है, आपके ब्रेन में एंड आपके कैरोटिड आर्टरी एंड अरोटा में। तो जब भी कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, कीमो रिसेप्टर्स क्यों एक्टिवेट हुए, क्योंकि H+ एंड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है ना। जब कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को सिग्नल जाएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या करेगा बेटा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करवा देगा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या करेगा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा
रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करवा देगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. ओके, थैंक यू.